हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 4 और जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी इस इकाई 4 के अंक विभाजन की बात हम करने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के पहले ही हम 3 इकाइयां ला चुके हैं। वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, और आज की इस इकाई में हम बात करेंगे इसके अंक विभाजन की, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों की, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों की, दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरों की, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से डीएलएड की परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, ये सारी बातें इस आज के वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो मिस नहीं करना है। साथ ही साथ वीडियो को बारीकी से देखना है कि वीडियो में कौन से अंश महत्वपूर्ण हैं, उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। मेरी बातों पर पूरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं इसके इकाई के अंक विभाजन। तो इसके इकाई के अंक विभाजन की बात करें तो भाई इस पे कुल 10 अंक आवंटित है। जी हाँ, इस इकाई 4 पर जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी, इस पर कुल कितने अंक आवंटित है? 10 अंक आवंटित है। और वहीं स्टूडेंट मैं बात करूं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो ये श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरे भारतवर्ष के छात्रों को कहीं से भी किसी भी राज्य से आपको विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, एमपीटीटी, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीए डीएड, साथ ही साथ अन्य विभिन्न कोर्सेज में भी प्रवेश दिलाते हैं। आपको अगर फीस से संबंधित, कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट है, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सगे संबंधी या अपना स्वयं का इन विभिन्न कोर्सेज में, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में प्रवेश चाहते हैं तो प्रवेश ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। प्रवेश प्रारंभ है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य में हो, आपको प्रवेश मिल सकता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ प्रवेश के साथ साथ हमारी कंसल्टेंसी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस की सुविधा प्रदान करती है। जी हाँ, इस तरह के वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप डिस्टेंस मोड, स्वधाई या फिर आप रेगुलर प्राइवेट से भी करना चाहते हैं, रेगुलर से भी करना चाहते हैं, तो सभी प्रकार से डिग्री डिप्लोमा आपको उपलब्ध है। आप मनवांछित इच्छित कोर्स में प्रवेश पाकर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रतिशत के साथ डिग्री पास कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक भारतवर्ष के सैकड़ों हजारों छात्रों ने प्रवेश पाकर डिग्री प्राप्त की है, विभिन्न डिग्रियां प्राप्त की है और अपना भविष्य जो है उज्जवल बनाया है। आप सरकारी अधिकारी बनने का, विभिन्न पदों पर नियुक्ति का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो सकता है। जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपका प्रवेश हो जाएगा। आपको सारी प्रवेश संबंधी जानकारी भी मिल जाएंगी और आप कहीं भी रहते हो भारत के किसी भी राज्य में आपको प्रवेश मिल सकता है। दस्तावेज से संबंधित जानकारी, स्कॉलरशिप से संबंधित जानकारी, फीस से संबंधित जानकारी, कोर्सेज से संबंधित जानकारी, सारा कुछ आपको इन नंबरों पे जानकारी मिल जाएगी। तो देर ना करें, आज ही कॉल कीजिए नंबर पर और सारी जानकारी लें। तो चलिए, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात हो गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इस इकाई 4 के अंक विभाजन की। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण द्वितीय वर्ष के विषय इकाई 4, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी इस इकाई 4 का पूरा आज वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके अंक विभाजन की बात करेंगे। साथ ही साथ इसके लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके पहले बात कर लेते इसके अंक विभाजन की। तो इकाई 4 का जो अंक आवंटित है कुल वो है 10। इस पूरे इकाई पर कितने अंक आवंटित है? 10 अंक आवंटित है। इसमें 1 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। जी हाँ, यानी 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपको, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आएंगे 1 अंक वाले। फिर 2 मार्क्स के 2 प्रश्न आएंगे, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय। फिर उसके पश्चात 3 मार्क्स का 1 प्रश्न यानी लघुत्तरीय। यहां से दीर्घोत्तरीय नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में बड़े प्रश्न उत्तर याद करने की, कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा ध्यान किस पर होगा? लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, क्योंकि यहीं से पूरा सवाल आने वाला है। तो इस एक इकाई से आपको 10 नंबर मिल सकते हैं।
वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप अगला किस विषय का वीडियो चाहते हैं, कैसा वीडियो चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हो गया इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारियां। अंक आवंटित है 10, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे शुरू करते हैं हमारा इकाई पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 4, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, हम चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको रोक कर वीडियो को पॉज कर लिख भी सकते हैं पूरा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला, मूल्यांकन कैसे होता है। मूल्यांकन कैसे होता है मतलब मूल्यांकन करने के तरीके क्या हैं। तो मूल्यांकन एक तो लिखित रूप से हो सकता है, दूसरा मौखिक परीक्षा मौखिक रूप से हो सकता है, तीसरा प्रयोग करवाकर यानी प्रयोगात्मक तरीके से भी हो सकता है। यानी लिखित विधि, मौखिक विधि और प्रयोगात्मक विधि से, इन 3 विधियों से, इन 3 तरीकों से मूल्यांकन किया जा सकता है। जी हाँ, छात्रों का, व्यक्ति या किसी का भी मूल्यांकन यदि करना हो तो उससे लिखित परीक्षा ले लो, रिटन टेस्ट, उससे मौखिक परीक्षा ले लो, ओरल टेस्ट, या फिर उससे कोई प्रयोग करवा लीजिए, प्रैक्टिकल, है ना, जिसे प्रयोगात्मक परीक्षा भी कहते हैं। अक्सर 10वीं 12वीं में देखना प्रयोग वाले परीक्षा होते हैं, हमारा खुद का डीएलएड का भी प्रैक्टिकल होता है ना, आप जानते होंगे। तो लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाहन से निकलने वाला धुआं आता है किस प्रदूषण में, किस कैटेगरी में, किस में आता है। तो भाई वाहनों से निकला हुआ धुआं, अब धुआं गैस है, गैस हवा में मिलता है, अब पानी में तो नहीं मिलता, पानी में मिलता तो वो जल प्रदूषण कह देते, मिट्टी में मिलता तो पृथ्वी बोल देते हैं ना। वो मिल किस में रहा है, वायु में, और वायु में मिल रहा है मतलब हवा में, मतलब कौन सा प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण। जी हाँ, तो वाहन से निकलने वाला धुआं जो आता है वो कौन से प्रदूषण में आता है, वायु प्रदूषण में आता है, ध्यान रखिएगा। अब वायु प्रदूषण में है, पूछ सकता है कि वायु प्रदूषण से कैसी बीमारियां होती हैं। तो भाई सांस से संबंधित, जी हाँ, श्वसन तंत्र से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, है ना, फेफड़ों पे असर पड़ता है। तो आपको ध्यान ये रखना है किस प्रदूषण का असर किस पर पड़ता है अधिकतर। तो वायु प्रदूषण का सीधा सीधा असर हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है, फेफड़ों पर पड़ता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली है, ये किसने दी है भाई, किसकी दी हुई प्रणाली है पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली, किसने दी है, तो हर्बर्ट ने। किसने दी भाई, हर्बर्ट। जी हाँ, पाठ्य योजना जब बनाई जाती है, लेसन प्लान जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो 5 पदीय प्रणाली है, 5 पदों पर यानी 5 पॉइंट्स में बताना होता है पाठ्य योजना को, ये जो पूरा टेक्निक है, ये जो पूरी प्रणाली है, ये जो पूरी मेथड है, ये किसने दी है, किसकी मेथड है, तो ये है हर्बर्ट की मेथड। याद रखिएगा, पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली है हर्बर्ट की। क्लियर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण पर मूलतः किसका अधिकार होता है, पर्यावरण पर मूलतः मानव का अधिकार होता है। देखिए, मानव जो है वो पर्यावरण से ही उत्सर्जित है, पर्यावरण में रहता है, पर्यावरण का इस्तेमाल करता है, तो मानव जो है उसका ही अधिकार है पर्यावरण पर मूलतः। लेकिन हम कह सकते हैं कि मानव तो बाद में आया, उससे पहले पशु पक्षी जीव जंतु आए। ठीक है, तो असलियत में अधिकार तो उनका होना चाहिए, लेकिन हम मानव की दृष्टि से, हम इंसान अपने फायदे से, अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो हमें पता चलता है और हम बोलते हैं कि मानव का ही अधिकार है पर्यावरण पर मूलतः। ठीक है, तो पर्यावरण पर मूलतः मानव का अधिकार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। हम चारों ओर, हमारे चारों ओर जो दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जैविक अजैविक चीजें हैं, तो उन सब से हम घिरे हुए हैं, तो उन सब को मिलाकर ही क्या बनता है, पर्यावरण। ठीक, तो हम चारों ओर जिन दिशाओं से, जिन दशाओं से घिरे हुए हैं, दिशा बोलेंगे, दशा नहीं दिशा, उनका योग ही पर्यावरण कहलाता है। उन सबको मिलाकर पर्यावरण, योग मतलब सब मिलाना, प्लस, है ना, तो उन सबको मिलाकर ही क्या बनता है भाई, पर्यावरण बनता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से। सुंदरलाल बहुगुणा, आपने शायद पढ़ा भी होगा इसके पहले इकाइयों में, है ना, तो सुंदरलाल बहुगुणा वो व्यक्ति है जिन्होंने चिपको आंदोलन को लीड किया था, और वो इससे संबंधित है। और ये किस राज्य में चला गया था सर्वप्रथम, तो उत्तराखंड के जंगलों में। जी हाँ, तो चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे संबंधित है, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा पर्यावरण आंदोलन चला था, पर्यावरण बचाओ आंदोलन चला था, तो चिपको आंदोलन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा भी इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न,
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं भाई? मनुष्य की आवश्यकता यानी मनुष्य की जरूरत को पूरा करना, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तु को आजीविका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आजीविका। जी हाँ, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तु को आजीविका कहते हैं। आजीविका मतलब जिससे जीवन चला जाए, हमारी रोजमर्रा की जरूरत पूरी हो, हम डेली लाइफ यानी रोज की जिंदगी में जो जी रहे हैं, हमारी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भाई, जो हमारी जरूरतें हैं, आवश्यकता है, वो हमको आजीविका कहते हैं। भाई हमें सब कुछ चाहिए ना, खाना पानी से लेके घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें चाहिए, तो ये हमारे आजीविका के साधन होने चाहिए, कुछ मिलना चाहिए ना। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तु, अगर नौकरी से, मान लो मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे पढ़ाने से मुझे पैसा मिल रहा है, मेरी जरूरत पूरी हो रही है, तो मेरे लिए पढ़ाना क्या है? आजीविका है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही। अगला, मानव के श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। पहले ही बता चुका हूं भाई, वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर? श्वसन तंत्र, यानी कि सांस लेने वाला सिस्टम जो है, रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसे कहते हैं, उसके ऊपर। तो मानव के श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये वायु हम सीधा सीधा खाते थोड़ी है, खाते तो पेट में असर पड़ता है, वायु हम श्वास द्वारा लेते हैं। कहां पर भाई? फेफड़ों में, लंग्स में। तो फेफड़ों में जब हवा जाती है, दूषित हवा जाती है, प्रदूषित हवा जाती है, तो फेफड़े खराब होते हैं। तो हमारे श्वसन तंत्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, हमारे लंग्स पर, फेफड़ों पर, श्वसन तंत्र पर, श्वास नली पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, मानव के किस तंत्र पर? तो भाई श्वसन तंत्र पर। किसका? वायु प्रदूषण का। ऐसा ही पूछ सकता है, मानव के श्वसन तंत्र पर किस प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? मानव के श्वसन तंत्र पर किस प्रदूषण का? तो वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव। और वायु प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज्यादा किसके ऊपर? तो श्वसन तंत्र के ऊपर। कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अब आप कहोगे कैसे? तो भाई देख लीजिए, सीधे सीधे सोचिए, सौर ऊर्जा हम कैसे लेते हैं? सबसे पहली बात तो भाई, पौधे पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस विधि से खाना बनाते हैं, सबने पढ़ा होगा, है ना? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, है ना? इस प्रोसेस से जब धूप से पौधे खाना बनाते हैं, तो पौधों को हिरण खा जाता है, हिरण को शेर खा जाता है। ये हमने फूड चेन जिसकी बात की थी, फूड चेन, फूड साइकिल जिसको बोलते हैं, है ना? भोजन एक साइकिल, भोजन प्रक्रिया जो है, भोजन चक्र जिसे हम कहते हैं, वो इससे जुड़ा हुआ है ना। तो भोजन चक्र का एक भाग है। तो आपको पता होगा कि जब सूरज से, इधर मान लीजिए सूरज है, तो सूरज से भाई पौधे, पौधे से भाई जानवर, फिर उस जानवर को दूसरा जानवर, तो ये हो गया फूड चेन है। ये प्रकाश एक क्या कह सकते हैं इसे? भोजन चक्र है, फूड चेन है, फूड साइकिल है। ठीक, तो सभी प्राणी इसी से ऊर्जा लेते हैं। अब सूरज डायरेक्ट सीधा सीधा ऊर्जा नहीं लेता सन से, लेकिन वो हिरण को खा जाता है। लेकिन हिरण ने क्या खाया था? पौधा खाया था। पौधे को ऊर्जा कहां से मिली थी? सूर्य से मिली थी। तो इस प्रकार से जुड़े हुए। साथ ही साथ हम लोग को विटामिन डी मिलता है भाई धूप से, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी। साथ ही साथ कई जानवर धूप सेकते हैं ठंडी में, आपने देखा होगा, है ना? तो भाई धूप बहुत आवश्यक है। धूप नहीं होगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा जल का, तो वाष्पीकरण नहीं होगा तो बाद में बारिश नहीं होगी। तो इसलिए गर्मी में खूब वाष्पीकरण होता है, तो फिर बरसात में खूब बारिश होती है। ठीक, तो भाई सूर्य का बहुत ही महत्व है। प्रकाश के लिए तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सारे अन्य क्रियाओं के लिए, बहुत सारे हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की, सूर्य की, सौर ऊर्जा की। ठीक, तो पृथ्वी पर जीवधारी के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला देखिए, प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1981 में कुल 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 26। प्रदूषण निवारण और अधिनियम, जी हाँ, प्रदूषण निवारण यानी प्रदूषण को दूर करना और इसके लिए जुड़े हुए नियम, इनमें जो 1981 में बना था, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 26 धाराएं हैं। जी हाँ, प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1981 में कुल 26 धाराएं हैं, यानी 26 आर्टिकल्स, इसमें कुल 26 धाराएं जिनके तहत नियम कानून बने हैं। 26 मेन नियम कानून है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कितनी धाराएं हैं? तो कुल 26 धाराएं, याद रखिएगा। अगला, पर्यावरण उपागम का अर्थ लिखिए। पर्यावरण उपागम का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण उपागम, पर्यावरण उपागम का अर्थ यहाँ पर देख लीजिए। अब ये लघु उत्तर के लिए पूछ सकता है। ठीक है, छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण यानी अच्छा नजरिया। ठीक है, छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक, फिजिकल एवं सोशल, है ना? फिजिकल एंड सोशल, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को बचाने के लिए, कंजर्व करने या संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण यानी सही नजरिया। पर छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण को ही क्या कहा जाता है भाई? पर्यावरण उपागम कहा जाता है। पर्यावरण उपागम कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
पुस्तकालय का महत्व बतलाइए भाई, पुस्तकालय का महत्व क्या है ना, लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का क्या इंपॉर्टेंस महत्व है। तो पहला भाई मौन पठन का अभ्यास पुस्तकालय में ही होता है, वहां पर चुपचाप पढ़ना होता है, चिल्ला के नहीं पढ़ते हैं। दूसरा शिक्षकों के लिए उपयोगी, शिक्षक पढ़ाने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेते हैं, खूब सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब छात्रों को पढ़ाते हैं। अवकाश के समय का उपयोग, लंच टाइम में या कोई क्लास, कोई घंटी, कोई पीरियड खाली है तो जाके पुस्तकालय में बैठ के अपने समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अतिरिक्त ज्ञान मिलता है, साथ ही साथ आत्म शिक्षा, खुद से सीखने का भी तरीका यही है। तो ये महत्व है पुस्तकालय का। हो सकता है 2 की जगह 3 नंबर के लिए पूछ दे, तो एक एक लिख के उसको एक्सप्लेन करते चलना है। ठीक है, 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, और 2 महत्व 1 नंबर के लिए पूछ सकता है कि 2 महत्व बतलाइए, तो कोई भी 2 यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक, तो मौन पठन का अभ्यास, शिक्षकों के लिए उपयोगी, अवकाश के समय का सदुपयोग, अतिरिक्त ज्ञान और आत्म शिक्षा, ये पुस्तकालय का महत्व है। चलिए एक बार पूरा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मूल्यांकन होता है लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक। वाहन से निकलने वाला धुआं आता है वायु प्रदूषण में। पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली है हर्बर्ट की। पर्यावरण पर मूलतः मानव का अधिकार है। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग पर्यावरण कहलाता है। चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु को आजीविका कहते हैं। मानव के श्वसन तंत्र पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में कुल 26 धाराएं हैं। पर्यावरण उपागम का अर्थ लिखिए, तो पर्यावरण उपागम का अर्थ क्या है, छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण का निर्माण ही पर्यावरण उपागम है। पुस्तकालय का महत्व बतलाइए, तो पुस्तकालय का महत्व मौन पठन का अभ्यास, शिक्षकों के लिए उपयोगी, अवकाश के समय का सदुपयोग, अतिरिक्त ज्ञान और आत्म शिक्षा, ये पुस्तकालय का महत्व है। तो ये हो गए 12 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जहां से आपको 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक यहां से लघु उत्तर भी आ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति लघु उत्तर भी आ सकता है, लघु उत्तर भी आ सकता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको कंठस्थ करके रख लीजिए, आपके बहुत उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जान लेने के बाद, अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तर जान लेने के बाद, अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जी हाँ, डीएलएड की आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, उनको हम शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले, ये शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिए। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए इस तरह के विभिन्न कोर्सेस लाते हैं। आप चाहें तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके विभिन्न कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, रीड, एमपीटीएनटी, इन सभी पाठ्यक्रमों की तैयारी कराई जाती है। इन सभी में प्रवेश दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा पद्धति से या फिर नियमित या स्वाध्याय परीक्षा से भी आप दे सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य के हो, आपको यहाँ पर प्रवेश मिल सकता है बहुत ही कम दाम में। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारतवर्ष की एक विश्वसनीय और जानी मानी संस्था है जो आपको विभिन्न कोर्सेस ऑफर करती है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, बहुत ही कम फीस में अपना भविष्य उज्जवल बनाइए, अपना डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा कीजिए और जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात होगी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की, तो देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से उनकी बात कर लेते हैं। इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, पाठ्य योजना का महत्व बतलाइए। पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई इकाई का नाम ही है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की तैयारी, यानी सिखाने की तैयारी। शिक्षक की तैयारी कैसे करते हैं भाई, पहले सिखाना है तो आपको पहले पाठ्य योजना, लेसन प्लान बनाना होता है। तो उसी की बात यहाँ चल रही है। तो पाठ्य योजना, और मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको सारे पाठ्य योजना से संबंधित मिलेंगे। जी हाँ, जितने भी पाठ्य योजना, लेसन प्लान से संबंधित प्रश्न है वही है इस इकाई से लघु उत्तरीय में। देख लीजिए, पाठ्य योजना का महत्व बतलाइए, पाठ्य योजना के सोपान को बतलाइए, सहायक सामग्री क्या है, पाठ्य योजना निर्माण के प्रति के पूर्व आवश्यक सावधानी को बतलाइए। तो हर जगह पाठ्य योजना भी इंपॉर्टेंट है। लेसन प्लान आपको आना ही चाहिए, पाठ्य योजना आपको पता ही होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में भी काम आता है, वाइवा में भी काम आता है और परीक्षा में भी काम आता है। देख लीजिए, ठीक। तो देख लीजिए, पाठ्य योजना का महत्व बतलाइए। तो कैसे लिखेंगे, पाठ्य योजना का महत्व निम्नलिखित दिया गया है। ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देना है 1 2 3 4, पहले आपको लिखना पड़ेगा 1 2 लाइन ऐसा कि पाठ्य योजना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित दी गई हैं, या पाठ्य योजना का महत्व निम्नलिखित दिया गया है, ऐसा डैश देके फिर नंबर 1 लिखना है। लक्ष्यों की स्पष्टता,
पाठ्य योजना में लेसन प्लान बनाते हैं तो लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ा के क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, सब कुछ जानकारी ले ली जाती है। दूसरा, शिक्षण विधियों का चयन। लेसन प्लान बनाते वक्त डिसाइड कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें किस विधि से पढ़ाना है, किस विधि से शिक्षण देना है। तीसरा, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था और सिखाते वक्त पढ़ाते वक्त क्या क्या लगेगा, जैसे अभी मुझे पढ़ाते वक्त बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, डस्टर चाहिए बिटाने के लिए, है ना। साथ ही साथ अगर क्लास में पढ़ाना है तो भाई क्लास में बोर्ड चाहिए होता है, श्यामपट ब्लैक बोर्ड, है ना। और हमें वहां पर चाहिए होता है मानचित्र, नक्शा हो सकता है हम ज्योग्राफी भूगोल पढ़ा रहे तो मानचित्र चाहिए होगा, ग्लोब चाहिए होगा, है ना। इन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है। समय तथा शक्ति में बचत। भाई लेसन प्लान बनाने से, पाठ्य योजना बनाने से हमारी शक्ति और समय दोनों बच जाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कब कैसा पढ़ाना है, पूरा पता होता है। तो कक्षा में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लाइन बाय लाइन फटाफट पढ़ाने चलते हैं चरणबद्ध तरीके से। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आपको पता होता है पहले से कि हमें क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, हम कुछ भूलते नहीं है, आत्मविश्वास आ जाता है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम समय पर समाप्ति। पाठ्यक्रम की समय पर समाप्ति हो जाती है, समय पूर्व समाप्ति हो जाती है ना, समय से हम पाठ्य खत्म करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं टाइम पर। सिलेबस जो होता है समय पर कंप्लीट हो जाता है, परीक्षा से पूर्व निर्धारित होता है इस कारण से। ठीक, तो ये हो गया पाठ्य योजना का महत्व। पाठ्य योजना का महत्व निम्नलिखित दिया गया है। लक्ष्यों की स्पष्टता, शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, समय तथा शक्ति में बचत, आत्मविश्वास में वृद्धि, पाठ्यक्रम समय पर समाप्ति। तो ये पूरा क्या होगा हमारा पाठ्य योजना का महत्व। अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, पाठ्य योजना के सोपानों को बतलाइए। पाठ्य योजना के जो सोपान होते हैं उनको बतलाइए। तो ये पाठ्य योजना के सोपान निम्नलिखित दिए गए हैं, पाठ्य योजना के सोपान। तो उसमें पहला है भूमिका, की क्या भूमिका होगी, इस पाठ्य योजना में किसकी क्या भूमिका होगी, इस पाठ का जीवन में क्या भूमिका होगा, सीखने में परीक्षा की दृष्टि से क्या भूमिका होगी, ये स्पष्ट करना होता है। दूसरा, प्रस्तुतिकरण। भाई पाठ कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, उसका परिचय कैसे दिया जाएगा कि ऐसे पहले चित्र बनाया जाएगा बोर्ड पे, या फिर चित्र के माध्यम से समझाएंगे, पहले कहानी के माध्यम से समझाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक, तुलना या संबंध निर्धारण। भाई इसकी तुलना किससे की जाएगी, इसका संबंध किससे बताया जाएगा, ताकि छात्र जो है ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। जब कोई नई चीज बतानी हो तो उसे किसी पुरानी चीज जो जिसका ज्ञान छात्र को पहले से उससे जोड़कर समझाना चाहिए, तो छात्र अच्छे से समझ पाते हैं। फिर प्रयोग करके दिखाना, प्रैक्टिकल, और पुनरावृत्ति यानी पुराने ज्ञान से संबंधित, पहले का जो छात्र को ज्ञान है उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए नए ज्ञान को देना, तो छात्र अच्छे से सीखता है, बड़े बढ़िया ढंग से सीखता है। ठीक, तो ये हो गया भूमिका, प्रस्तुतिकरण, तुलना या संबंध निवारण, प्रयोग और पुनरावृत्ति। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाई सहायक सामग्री क्या होती है, उदाहरण के साथ बतलाइए। सहायक सामग्री यानी कि अर्थात पढ़ाते वक्त हमें जो सामग्री चाहिए, पढ़ाते वक्त हमें जो चीज चाहिए होती है उसको बोलते हैं सहायक सामग्री, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि जैसे पढ़ाते हैं मुझे बोर्ड चाहिए तो मेरी सहायक सामग्री, मुझे मार्कर चाहिए सहायक सामग्री, इंक चाहिए भरने के लिए इसमें सहायक सामग्री, है ना। और तो और मुझे किताब चाहिए वो भी सहायक सामग्री, मानचित्र, रेखा चित्र, सब सहायक सामग्री होती है। पढ़ाने में जो चीज मदद करती है उसको हम क्या कहते हैं, सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक, तो वही पूछा गया। तो भाई सहायक सामग्री क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसका कि भाई सहायक सामग्री वह होती है जो हमें शिक्षा देने में, शिक्षण देने में, छात्रों को सीखने में सहायता करती है, जिससे हमें सिखाने और सीखने में सुगमता हो, उसे सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक, अब देखिए सहायक सामग्री क्या क्या हो सकती है। श्यामपट बोर्ड हो सकता है, पाठ्य पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, पोस्टर, ये तो दृश्य वाले हो गए। श्रव्य में भी होता है, यानी सुनने वाले सहायक सामग्री में रेडियो, है ना, उसमें टेप रिकॉर्डर, उसमें वीडियो भी हो सकता है दृश्य साधन में, है। तो जो सहायक सामग्री है वो श्रव्य और दृश्य अलग अलग में बटे हुए हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। पाठ्य वाले जिनको पढ़ के, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक, जिनको पढ़ के भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सारे क्या है, सहायक सामग्री हैं जो शिक्षा हासिल करने में, शिक्षा देने में, शिक्षा लेने में सहायक होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पाठ्य योजना निर्माण के पूर्व आवश्यक सावधानी को बतलाइए। भाई जब पाठ्य योजना बनानी है यानी कि लेसन प्लान बनाना है तो उससे संबंधित जो आवश्यक सावधानी बरतनी है वो बतलाइए। तो भाई उसमें पहला है पूर्व ज्ञान। छात्र को भाई उसका पूरा पहले से ही ज्ञान होना चाहिए लेसन प्लान बनाते वक्त। विषय वस्तु का ज्ञान, भाई जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं, जिस विषय पे बना रहे हैं उस विषय का संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, यानी किस विधि से सिखाना पड़ता है, सीखने के क्या सिद्धांत होते हैं, उनकी जानकारी पूर्ववत ही होनी चाहिए, शिक्षक को भी छात्रों को भी। और बालकों की रुचि का ज्ञान, भाई बालक को किस विषय में रुचि है, बालक को गणित के माध्यम से बड़ा अच्छा समझता है, बालक को कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा समझता है, बालकों को चित्र के माध्यम से बहुत अच्छा समझता है, इस बात को ज्ञान होना चाहिए और उसी माध्यम से बालकों को, छात्रों को समझाना चाहिए। ठीक,
शिक्षण विधि, भाई शिक्षण विधि का भी तो ज्ञान होना चाहिए, किस विधि से हमें सिखाना है। अगर टीचिंग मेथड के बारे में ना पता हो, शिक्षण विधि के बारे में ना पता हो, तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे किसी को भी, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण सामग्री भी हमारे पास होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, शिक्षण सामग्री का ज्ञान। उदाहरण के तौर पर हमारे पास मानचित्र होना चाहिए, वरना हम मानचित्र का कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं और मानचित्र ही नहीं है तो छात्र समझे कैसे। भारत का मानचित्र उनके सामने होना चाहिए, तभी तो उनको मानचित्र के सारे समझा पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हमें ग्लोब पढ़ाना है, विश्व मानचित्र के बारे में पढ़ाना है, हमारे पास ग्लोब होना चाहिए, कौन सी दिशा में कौन सा देश कहां पर स्थित है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये सब पता कैसे चलेगा, जब हमारे पास शिक्षण सामग्री होगी। ठीक, तो पाठ्य योजना निर्माण के पूर्व जो सावधानियां बरतनी है वो क्या क्या है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान, बालकों की रुचि का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, साथ ही साथ शिक्षण सामग्री भी होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इन्हीं की सहायता से हमें क्या करना है, पूरा का पूरा परीक्षा जो है लिखनी है। ये पूरे जो प्रश्न उत्तर आपको 16 प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण दिखे, इनसे ही आप कुल 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमने शुरुआत में जो 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़े, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का इस्तेमाल करते हुए इन बड़े प्रश्न उत्तरों को, लघु उत्तर प्रश्नों को लिख सकते हैं। यहाँ 5 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आता, 4 नंबर का भी कोई प्रश्न नहीं आता, तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे प्रश्न उत्तर आते हैं सिर्फ 3 नंबर के, तो 1 पेज आधा पेज काफी होता है इनके लिए। तो ध्यान रखना है कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, किस प्रकार से लिखने हैं, और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेसिंग है, पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं, उत्तरों में ये सब आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप, इनको ध्यान से पढ़ेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपको हमारे चैनल पर बने रहना है और सारी वीडियोस को देखते रहना है। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पर ऑल क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।